हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2023 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। आपसे कह रहे हैं कि वर्ड लिपि, अक्षर लिपि, कह रहे हैं चित्र लिपि, कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाए चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, कह रहे कूट, पादप, घन, कह रहे कि आगार। तो आपका आंसर हो जाएगा कूट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। आपसे कह रहे हैं का, खा, गा और वा कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, अल्प प्राण आपकी हो जाती है, जो खा होता है वो आपकी अल्प प्राण नहीं होगी। ठीक है, ध्वनि आपसे अल्प प्राण ध्वनि कह रहे हैं। ठीक है, अल्प प्राण आपकी खा नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपकी देखो अल्प प्राण जो होती हैं, ठीक है, अल्प प्राण आप लोग ध्यान रख रहे हैं, आपका स्पर्श जो आपका स्पर्श व्यंजन होता है उसका जैसे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है, जैसे का आया पहला वर्ड हो गया, उसके बाद खा आता है दूसरा वर्ड हो गया, खा के बाद क्या आता है, गा आता है, तो ये तीसरा वर्ड। तो देखो पहला, तीसरा, पांचवा आपके जो वर्ड होते हैं, ठीक है, आपके या तो आप ऐसे कह दो स्पर्श व्यंजन बोल सकते हैं, ठीक है, या आपके वर्ग के बोल सकते हैं। जैसे आपके 5 वर्ग होते हैं, उनके वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसमें पूछा अल्प प्राण नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अंग और आहा वर्ड कहलाते हैं, कह रहे हैं अयोग, वा, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्वर। तो आप लोग ध्यान रखना है हमेशा कि अंग और आहा क्या कहलाते हैं, स्पर्श अयोग वा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोग वा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कामायनी के लेखक हैं, कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। तो आप लोग ध्यान रखें, कहानी शिक्षण की विधियां आपकी 4 होती हैं। एक तो होती है वार्तालाप विधि, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आपकी चित्र विधि, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न उत्तर विधि, कह रहे हैं कहानी कथन विधि। ठीक है, 4 विधियां होती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं उच्चारण दोष के कह रहे हैं सामान्य कारण बताइए। तो कह रहे हैं हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी। जैसे हिंदी ध्वनियों और उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, ठीक है, अगर अपूर्ण जानकारी है, जैसे हिंदी ध्वनियों और उच्चारण स्थान, जैसे उच्चारण करते समय हमारी जीभ क्या होती है, मुख के अंदर अलग अलग जगह पे स्पर्श होती है, तो अगर इसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, उच्चारण में दोष होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। ठीक है, ये भी आपका एक कारण हो जाता है। थर्ड कारण कह रहा है आपका परिवार में अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, परिवार के लोग अगर अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो क्या होगा कि बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। देखो चौथा पॉइंट आपका कह रहा है शारीरिक विकार। देखो शारीरिक विकार मतलब होता है ध्वनि यंत्र संबंधी। ठीक है, देखो हाथ पैर से मतलब नहीं है, जैसे हाथ कट गया, पैर टूट गया, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ध्वनि यंत्र संबंधी, जैसे मुख में, जीभ में या कहीं पे भी अगर बोलने में, ठीक है, तो उसकी बात करें। कह रहे शारीरिक विकार यदि है तो भी क्या होगा कि उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपका मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान है, कह रहे हैं शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और कह रहे हैं निसंकोच भाव अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आपके मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान पूछे गए तो आप लोग देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि आपका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, नेक्स्ट कह रहे हैं उचित गति होनी चाहिए। देखो मौखिक अभिव्यक्ति जैसे आप लोग भाषण दे रहे हैं, एकदम बहुत स्पीड में बोलते चले जाएं तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें थोड़ा गति का भी ध्यान देना होता है। जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे जो भी टीचर पढ़ाता है, तो स्पीड का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, सही, कितनी स्पीड से बच्चों को पढ़ाएं। तो इसमें आपका जैसे मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो गति का भी तो विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, गति आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सभी लोग समझ सकें। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता। जो विचार कह रहे हैं वो क्रमबद्धता होनी चाहिए विचारों में, और निसंकोच भाव होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं शब्द कह रहे हैं शब्द की 3 शक्तियाँ मानी जाती हैं, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, 3 शक्तियाँ आप मानी जाती हैं, कौन कौन सी, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार कह रहे हैं वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो आप लोग देखें 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और कह रहे हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कह रहे कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार, देखो आपसे ओनली वाक्यों के प्रकार पूछे गए। तो आप लोग देखें वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे उपसर्ग क्या है, कह रहे उदाहरण सहित समझाइए। तो उपसर्ग भी इम्पोर्टेंट है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में अभी 15 से लेकर, ठीक है, आप लोगों के 23 तक के जो पेपर सॉल्व किए उनमें ज़्यादातर आपका देखो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इस पेपर में भी 2023 के पेपर में भी आपके उपसर्ग के बारे में पूछा गया। तो कह रहे कि जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, उपसर्ग की सिंपल डेफिनेशन है किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऐसे भी सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं उपसर्ग, जैसे आपका अनु हो गया, अनुगामी, अनुरागी, अनुवाद, ये सब क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। वो उपसर्ग से बने शब्द हैं ये सब। उपसर्ग आपका क्या है, अनु। नेक्स्ट जैसे कह रहे हैं प्र से क्या बनता है, प्रवाद, जैसे प्रकोप, प्रख्यात, प्रमुख। तो ये शब्द प्र से मतलब प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, ध्यान रखना है। तो मतलब आपका उपसर्ग क्लियर हुआ होगा कि उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले जुड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखेगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं छात्रों की कह रहे हैं मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। कह रहे छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का विकास करना है। कह रहे छोटी और कठिन बातों को आसान भाषा में या आसान बनाकर सुनाना है। कह रहे छात्रों की साहित्य में रुचि का विकास करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि छात्रों में विचार, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना है। कह रहे छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर ये क्या काम होते हैं, कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। आपके 7 पॉइंट हैं, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट कर सकते हो, चाहो तो 7 नोट कर लो या एक आध छोड़ के आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका भी कई बार पूछा गया है, फिर से आपका इस 2023 के पेपर में भी आ गया। तो आप लोग ध्यान रखें, फर्स्ट आपका हो जाए जैसे सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, कह रहे संस्मरण लेखन, विवरण, आख्यान, ये सब क्या है आपकी, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं हैं, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति मतलब लिख के हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो आपकी लिखित अभिव्यक्ति में आ जाएंगे। जैसे किसी का सार लिखना है, पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, कहानी लिखना है, आत्मकथा लिखना है, नाटक लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिखना है, जो भी लिख के हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं वो बोली जाती है लिखित अभिव्यक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किन्हीं 4 विराम चिन्हों का कह रहे हैं कि सा उदाहरण स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। 4 विराम चिन्ह पूछे गए। तो आपका फर्स्ट तो आपका हो जाए पूर्ण विराम। कह रहे हैं वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका होता है अल्प विराम। कह रहे हैं कि अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए रुकना है तो किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम। कह रहे हैं कि राम, जैसे देखो यहाँ पे लगातार नहीं पढ़ना, थोड़ा रुकना है, जैसे राम, मोहन और श्याम बाजार गए, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण दिया अल्पविराम। नेक्स्ट कह रहे हैं अर्धविराम। अर्धविराम आप लोग देखें सामान्य तौर पर कह रहे हैं अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। अर्धविराम क्या काम करता है कि 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। कह रहे हैं मेरी मीटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या लगा है, ये चिन्ह जो लगा है आपका अर्धविराम, मेरी मीटिंग है, यह दोपहर से शुरू होगी, ये कह रहा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कह रहे प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में कह रहे सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कह रहे घर में कौन आया है, तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक
क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये लास्ट में लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये अंतर तो बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कह रहे, एक तरफ उपसर्ग लिखना, एक तरफ आप लोग प्रत्यय लिखना। कह रहे उपसर्ग में कह रहे शब्दांश को शब्द के पहले जोड़ा जाता है, जैसे अनु प्लस गामी इक्वल टू क्या हो जाता है, अनुगामी हो जाता है। कह रहे प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे धन प्लस बान इक्वल टू क्या हो जाएगा, धनबान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अव्ययी भाव समास की कह रहे हैं कि साधारण परिभाषा दीजिए। कह रहे कि जिन शब्दों में कह रहे उपसर्ग का प्रयोग होता है उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जिन शब्दों में किसका उपयोग होता है, उपसर्ग। ठीक है, जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, यथा, प्रगति, नेर, आ, भर। तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे प्रतिदिन, भरपेट, आजीवन, यथाशक्ति, ये सब क्या है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में ध्यान रखना है आपका कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा। क्या लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा जो शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। कह रहे सर्वनाम के प्रकार भी लिखेगा। आप लोग देखें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बहुत बार डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूँ, अब तो आप लोगों को याद भी हो गई होगी। कह रहे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, आप, यह, कह रहे ओ है, यह है, वे, उसने आदि। अब देखो यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार भी पूछे गए, तो आप लोग देख रहे हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड निजवाचक सर्वनाम, थर्ड कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम, फोर्थ कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सिक्स कह रहा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग देखते हैं औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कह रहे प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि सम्मिलित होते हैं। जैसे औपचारिक पत्र आप लोगों को क्या होता है, जैसे हम लोग अपने किसी संबंधी को ना भेज के जैसे किसी कार्यालय में भेजें, ठीक है, जैसे स्कूल में दें, ठीक है, प्रधानाचार्य को, तो ये सारे पत्र क्या होते हैं आपके औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जैसे मित्रों को भेजना है, अपने रिश्तेदारों को पास भेजना है पत्र, तो वो बोलना चाहता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, कह रहे कि अनौपचारिक पत्र के जरिए मित्रों और संबंधियों आदि के हालचाल जाने जाते हैं। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2023 का हिंदी का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।